दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है 67 कंबाइंड एग्जाम यानी कि प्री के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। यदि आप इसे नहीं देखते हैं तो ये आपके लिए भूल होगी, क्योंकि अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होता है तो आपका जो 67 है उसका कैंडिडेचर रद्द भी किया जा सकता है, यानी कि उम्मीदवारी को रद्द भी किया जा सकता है। तो आपको इसको फॉर्म फिलअप करने से पहले देखना जरूरी है। तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों हम बीपीएससी के द्वारा जो ये महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है, हम इसके डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट बात करने वाले हैं। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आया था फॉर्म फिलअप करने के लिए वो आपको चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी और बीपीएससी से जो भी अपडेट आएगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है। दोस्तों इससे पहले देखा जा रहा था कि जो पेमेंट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था वो 2-3 स्टेप में किया जा रहा था, मतलब एक दिन आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार कह दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया को एक साथ पूर्ण किया जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो चलिए हम इसके देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब आप जिस भी चीज़ के लिए आरक्षण के लिए क्लेम कर रहे हैं उसको आपको इंगित करना होगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो आपको लेटेस्ट जो भी प्रमाण पत्र रहेगा वो आपको देना होगा। सेकेंड पॉइंट में आपको बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि आपको बोला गया है कि आरक्षण का आप जिस कोटि के लिए दावा कर रहे हैं तो उसका आपका जो निर्गत प्रमाण पत्र रहेगा उस पर आपका सारा डिटेल जो रहेगा वो सही रहना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वो फिर आरक्षण के लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं, आपको जनरल में फिर काउंट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आपको बोला गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। तो ये महिलाओं के लिए कि जो भी मैरिड कैंडिडेट हैं वुमेन्स, तो उनको यहाँ पर उनके पिता के नाम से ही निर्गत सर्टिफिकेट मान्य होगा। यदि उनके हस्बैंड के नाम से रहता है तो वो मान्य नहीं होगा और उनके पिता के एड्रेस के ही रहना चाहिए, उस पर मेंशन रहना चाहिए सारा डिटेल। तो फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पर उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। आप जिस कोटि से भी बिलोंग करते होंगे उसको वहाँ पर आपको सही देना होगा। यदि आपको काउंसलिंग के समय में अगर मैच नहीं करता है, जब आप जाते हैं डीवी के लिए, अगर वहाँ पर मैच नहीं करेगा तो फिर आपका कैंडिडेचर रद्द भी किया जा सकता है, इसलिए आपको सही वहाँ पर देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट में आपको बोला गया है कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण यानी कि रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। जो भी दिव्यांगता के लिए क्लेम कर रहे होंगे उनको रिन्यूअल रहना चाहिए, मतलब लेटेस्ट रहना चाहिए, नया बनना रहना चाहिए। तो आप उसको वहाँ पर जमा करना होगा, तभी आपका मान्य होगा। 6 पॉइंट में यहाँ पर आपको बोला गया है कि बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी यानी कि उनके पोता पोती नाती नातिन होंगे। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो समान प्रशासन विभाग है जिसका पत्रांक आपका बताया गया है कि 11,687 और दिनांक 30/8/2016 को, वहाँ पर ये आप देख सकते हैं उनका नोटिफिकेशन। उसमें आपको बताया गया है कि किस किस पदाधिकारी से आपका रहना चाहिए वो प्रमाण पत्र, तो आपको उसी से प्रमाण पत्र रहना चाहिए, उसी पदाधिकारी द्वारा, तो तभी आपका माना जाएगा, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा वो आपका प्रमाण पत्र। 7 पॉइंट में आपको EWS वालों का कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि नया जो होगा लेटेस्ट वो आपको देना होगा EWS कैंडिडेट के लिए। आपका आय का जो प्रमाण पत्र है 20-21 वर्ष का रहना चाहिए। 8 पॉइंट में आपको बता दिया गया है कि निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 9 पॉइंट में आपको बोला गया कि सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि आपका जो भी प्रमाण पत्र होगा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बोला गया है कि जो भी प्रमाण पत्र होगा वो आपका प्री का जो एग्जाम है उसका लास्ट डेट जब आपका फॉर्म फिलअप है उसके पहले तक का निर्गत रहना चाहिए। तो आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो डिटेल नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको बोला गया था कि जो मेंस है, मेंस का एग्जाम जब फॉर्म फिलअप करिएगा उसके पहले तक का रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है साफ साफ कि ये प्री का एग्जाम का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, उसके पहले तक का निर्गत रहना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। 10 पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे संबंधित प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक होगा।
तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों ये बात बोला गया है कि आप यदि अभी कॉलेज में है, स्नातक की डिग्री नहीं है, तो आप जब प्री का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उससे पहले आप उत्तीर्ण होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भले आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं भी आया होगा, लेकिन अगर मुख्य परीक्षा से पहले आपका निर्गत हो जाता है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद का रहेगा तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब मान्यता नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर 11 पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी प्रश्नोत्तर विषय के उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। उक्त में से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जो भी होगा, आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करिएगा वो बहुत ही सावधानीपूर्वक करिएगा, क्योंकि बाद में इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम 12 पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक एडिट कर सकते हैं। मतलब आपको 10 जब भी लास्ट डेट होगा उसके 10 दिन तक आप जो भी इसमें दिया गया होगा आप उसमें एडिट कर सकते हैं आप अपने डिटेल को, लेकिन उसमें भी कुछ प्रतिबंध रहते हैं कि आप हर चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा कि आप एडिट करने की नौबत आए। आप पहले ही सोच समझ के अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप करिएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि एडिट करने की अवधि के पश्चात सुधार हेतु कोई अभियोजन विचरणीय नहीं होगा। मतलब अगर एडिट करने का जो लास्ट डेट है अगर वो समाप्त हो जाता है उसके बाद आपका किसी प्रकार का एडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर इस बीच में आप कर सकते हैं, इसके बाद आपको कोई भी समय या आवेदन के थ्रू आप करवाना चाहिएगा तो फिर नहीं होगा। यहाँ पर हम 13 पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सभी सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में विभिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। तो आप जो भी आवेदन में होगा आपके प्रमाण पत्र में वही सारा चीज़ आपका जो आप फॉर्म फिलअप करिएगा उसमें आपका मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जब भी आपका जो DB होगा मैच नहीं करेगा डिटेल, तब फिर आपका रद्द किया जाएगा उम्मीदवारी को। तो आप इस इंस्ट्रक्शन को बारीकी से इसे पढ़ लीजिएगा। ये आपको BPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध है सारा डिटेल, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको इसका डिटेल वीडियो जो फॉर्म फिलअप का है तो कितनी सीट हैं, क्या उसमें सैलरी है, क्या उसमें आपकी योग्यता मांगा गया, सारा डिटेल आपको द एग्जाम टाइम्स के वीडियो सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, आप इसके चैनल को ओपन करिएगा। तो दोस्तों ऐसे लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट पाने के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। और यदि आपने द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज होती है जो कि आपको वहाँ डायरेक्ट उपलब्ध करा दिया जाता है। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, नए अपडेट के साथ।